स्वागत आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। और आइए बात करते हैं दोस्तों आज तारीख 21 नवंबर 2020 दिन शनिवार के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में जानते हैं फटाफट से देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। आज के अपडेट में जानेंगे अपन दोस्तों बैंक खाता वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। कोरोना वायरस को लेकर भी कुछ खबरें जानेंगे और साथ ही वैज्ञानिकों की रिसर्च में एक नई बात भी सामने देखने को मिली है, एक नया खुलासा है। आखिर क्या मैं आपको बताऊंगा। शादी करने को लेकर भी यहाँ पर एक नया नियम या कोर्ट का आदेश जिसे आप कह सकते हैं निकल कर आ रहा, जानेंगे। इसके अलावा भी आज के ताजा सोना चांदी पेट्रोल डीजल के क्या रेट चल रहे हैं। आइए फटाफट से एक एक करके आज की तमाम 50 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सीधे बात करें पहले अपडेट की तो खबर देखिए, खाने के तेल ने बिगाड़ा जायका, 30% तक महंगा हो गया 1 लीटर तेल। जी हाँ, सब्जी के बाद दोस्तों अब खाने के तेल की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। एक साल में देखा जाए अगर तो 30% तक उछाल देखा गया। सोयाबीन, सूरजमुखी के साथ साथ मूंगफली और सरसों के तेल, वनस्पति घी वगैरह की कीमतों में भी उछाल देखने को मिला। और इसके पीछे कारण बताया जा रहा दोस्तों की भारत में पाम ऑयल का आयात होता है, लेकिन लॉकडाउन और इस कोरोना महामारी के कारण मलेशिया जैसे देशों में इसका प्रोडक्शन घट गया है और इसके साथ ही बीजों के दाम भी बढ़े हैं। हालांकि सरकारी स्तर पर प्राइस पर नियंत्रण के प्रयास चल रहे हैं। देखते हैं अब सरकार इन कीमतों को कम करने के लिए क्या प्रयास करती है। आगे अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए फिलहाल अगले अपडेट पे बात करते हैं। तो अब चीन से नहीं आयात होंगे खराब क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। जी हाँ, चीन से आ रहे घटिया इलेक्ट्रॉनिक सामान के आयात पर रोक लगाने के लिए भारत ने 7 प्रोडक्ट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑर्डर में डालने का फैसला किया है। इस आदेश के लागू होने के बाद दोस्तों चीन से आने वाले घटिया क्वालिटी के डिजिटल कैमरा हो गया, वीडियो कैमरा, वेब कैम, ब्लूटूथ स्पीकर्स, स्मार्ट स्पीकर्स, वायरलेस हेडसेट के आयात पर रोक लग सकेगी। अब सिर्फ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि BIS प्रमाणित होने पर ही चीन से ये सामान भारत आ पाएंगे। तो ये वाकई में भारत सरकार का बहुत ही अच्छा फैसला है। इससे चीन को झटका लगेगा बड़ा ही तेज और भारत की आत्मनिर्भर प्रोडक्शन की चीजें जो है वो भी बढ़ेगी। अच्छी बात है ना। अगली खबर देखिए, हर किसी को दवाएं लिखने की इजाजत नहीं दी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है ये। दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कल ही कहा कि हर किसी को दवाएं लिखने की इजाजत नहीं दे सकते हैं, क्योंकि शीर्ष अदालत ने कोविड-19 के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के नाम पर आयुष के चिकित्सकों को सरकार से मंजूर मिश्रण और गोलियां लिखने की अनुमति देने के केरल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की है। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए, देश में जल्द चलेगी 151 नई प्राइवेट ट्रेन, इन कंपनियों को मिलेगा मौका, यात्रियों को मिलेगी ये सुविधाएं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे एक नई प्लानिंग कर रहा है। दरअसल रेलवे जो ना वो प्राइवेट ट्रेनों के संचालन के लिए 2 तरीके से टेंडर निकाले हुए हैं। इसमें पहला है रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन, इसमें बोली लगाने वाले प्राइवेट यूनिट की पात्रता तय होगी। और दूसरा है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, यानी कि रेवेन्यू और रूट्स के बारे में बाद की प्रक्रिया में निर्णय लिया जाएगा। और रेलवे की प्लानिंग है दोस्तों की 150 नई प्राइवेट ट्रेनें चलाई जाए, जिनमें काफी अच्छी सुविधाएं आपको मिलेगी। रेल यात्रियों के लिए वाकई में राहत की बात है। और यहाँ तक कि दोस्तों रेलवे ने कुछ कंपनियों का सिलेक्शन भी किया और रेलवे ने कुछ नाम फाइनल कर लिए हैं। उन कंपनियों को टेंडर यानी कि ठेका दिया जाएगा प्राइवेट ट्रेनें चलाने का। भारतीय रेलवे ने मार्च 2023 से पटरियों पर प्राइवेट ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा और इसके लिए 12 ट्रेनों के साथ शुरुआत की जाएगी और इसके बाद 2027 तक रेलवे ऐसी 151 ट्रेनें चलाने की प्लानिंग में है। 5 कंपनियां कौन कौन सी सेलेक्ट की गई है, एक तो IRCTC है, GMR हाईवेज लिमिटेड, गेटवे रेल फ्रीट लिमिटेड, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपर्स और वेल्सपन एंटरप्राइज लिमिटेड। ये कंपनियां अब प्राइवेट ट्रेनें चलाएगी। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, अफगानिस्तान में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन चल रहा है। उनको आतंक का जनक कहा जा रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की अफगानिस्तान यात्रा के दौरान काबुल की सड़कों पर जमकर प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में बैनर और पोस्टर थे जिन पर लिखा था पाकिस्तान आतंकवाद का जनक, प्रायोजक और निर्यातक भी है। पाकिस्तान हिंसा फैलाना बंद करो। पाकिस्तान के PM अपने कुछ मंत्रियों और ISI प्रमुख के साथ गुरुवार से यहाँ सरकारी दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका ये पहला दौरा। और जरा देखिए दोस्तों, लोग असलियत को वाकई में जानते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के जो कारनामे हैं उनसे लोग वाकिफ हैं और यही वजह है कि आज ये हिंसा और प्रदर्शन भी हो रहे हैं। मतलब काजल लगाओगे तो काले जरूर होगे, जैसी करनी वैसी भरनी। अगली खबर देखिए दोस्तों, रविशंकर प्रसाद बोले कोरोना काल में एप्पल की 9 यूनिट चीन से भारत में शिफ्ट हुई है। जहां केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना तकनीक और कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना दोस्तों कि आईफोन बनाने वाली एप्पल कंपनी जो है ना, उसने अपने बड़े कारोबार को भारत में लाना शुरू कर दिया। गुरुवार को आयोजित बेंगलुरु टेक समिट 2020 के 23वें एडिशन के उद्घाटन सत्र में रविशंकर प्रसाद ने यह दावा किया कि कोरोना काल में एप्पल की 9 ऑपरेटिंग यूनिट चीन से भारत शिफ्ट हुई है। तो वाकई में अच्छी बात है दोस्तों कि भारत में अब दूसरी कंपनी आ रही है। इससे एटलीस्ट भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था को विस्तार मिलेगा। चलिए अगली खबर देखिए, शुद्ध ऑक्सीजन लेने से बूढ़े से जवान हो सकता है इंसान। रिसर्च में इतना भी साबित हो चुका, वैज्ञानिकों ने दावा भी किया। जी हाँ, बूढ़े से जवान होने का मतलब ये नहीं दोस्तों कि बिल्कुल फिजिकली चेंज हो जाना, लेकिन ऐसा है कि शुद्ध ऑक्सीजन अगर आप लेते हो ना तो वाकई में आप ज्यादा लंबे समय तक यंग रह सकते हैं। ज्यादा लंबे समय तक आपकी बॉडी एक्टिव सक्रिय रह सकती है, आपका शरीर ज्यादा सॉलिड मजबूत रह सकता है अगर आप शुद्ध ऑक्सीजन सांस में ले रहे हैं।
तो आपकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी रोका जा सकता है, धीमा किया जा सकता है, यानी कि आप बूढ़े से भी वापस जवान से लगने लगते हो, ऐसा एक अध्ययन में दावा किया गया। वैज्ञानिकों ने पाया दोस्तों कि जिन लोगों को प्रेशर से भरे ऑक्सीजन से के कमरों में रखा गया उनमें कई महत्वपूर्ण बदलाव भी देखने को मिले। इस रिसर्च में सबसे पहली बात सामने आई कि शुद्ध ऑक्सीजन के कारण इंसान के शरीर में टेलोमोर में 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिलती है। आपको बता दूं, टेलोमोर इंसान में मौजूद क्रोमोसोम्स को प्रोटेक्ट करता है, जिसके कारण एज रिवर्सल प्रक्रिया धीमी हो जाती है और टेलोमेरस स्वाभाविक रूप से उम्र के साथ छोटा हो जाता है, जिससे कैंसर, अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसी बीमारियां भी होती हैं। तो देखा ना आपने कुल मिलाकर के वैज्ञानिकों की रिसर्च में कितनी बात देखने को मिली, और यही वजह दोस्तों की राजधानी दिल्ली में अब प्रदूषण फैल रहा, तो लोगों को कितना नुकसान कर रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें प्योर ऑक्सीजन मिल सके, और प्रदूषण पोल्यूशन को कम करना ही है। तो इसीलिए तो आने वाले त्योहारों पर भी आप पटाखे वगैरह ना चलाएं ताकि प्रदूषण ना बढ़े, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए अगली खबर देखिए। बदल जाएगा आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री का नियम, आम लोगों के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। जी हाँ, विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स पर भारत की रैंकिंग को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए दोस्तों सरकार ने प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन को राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड यानी कि एनजेडीजी के साथ जोड़ने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से न केवल भूमि संबंधित विवादों में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, बल्कि वाणिज्यिक मामलों को तेजी से ट्रैक करने में भी मदद मिलेगी। आपको बता दूं, भारत ने 2020 में विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में 63वां स्थान भी प्राप्त किया। तो ये वाकई में भारत सरकार की एक नई प्लानिंग है और अच्छी भी है। आपका प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन का नियम बदल जाएगा, इससे एटलीस्ट प्रॉपर्टी के विवाद भी कम होंगे। चलिए अगली खबर देखिए। महापर्व छठ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं दी और कहा कि सभी के जीवन में सुख समृद्धि लाएं छठी मैया। कल ही आपको पता होगा दोस्तों कि भारत के कई राज्यों में बड़ी ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ छठ का पर्व मनाया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने छठ पर्व की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। चलिए अगला अपडेट है। बिना मास्क अगर आप कार चलाते तो फिर आपका 2000 का चालान तो नहीं कटेगा, लेकिन आपको एक बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा। दरअसल आपको पता होगा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पहले बिना मास्क के चलने पर चालान 500 रुपए था, उसको भी अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल सरकार ने बढ़ा दिया और 2000 कर दिया, राइट। लेकिन अगर आप कार में बैठकर कहीं जा रहे हो, अकेले हो आप और कार के कांच के जो शीशे हैं वो बंद है, पेटी पे कार में बैठकर जा रहे हो, तो फिर आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ऐसे में इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ हिदायत देकर दिल्ली पुलिस छोड़ रही है, हालांकि जुर्माना उन पर नहीं लगा रही, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। सगे चाचा, ताऊ, मामा, बुआ और मौसी के बच्चों के बीच शादी करना गैर कानूनी है। देखिए कोर्ट ने क्या बड़ा फैसला दिया। पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने कहा दोस्तों कि सगे रिश्तों में शादी करना गैर कानूनी होता है, जैसे कि चाचा, ताऊ, मामा, बुआ और मौसी के बच्चों के बीच शादी करना कानूनन भी अपराध है। अदालत ने गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता अपने पिता के भाई की बेटी से शादी करना चाहता है, जो कि उसकी रिश्ते में बहन है, और ऐसा करना अपने आप में गैर कानूनी है। इस याचिका में दलील दी गई कि जब भी लड़की 18 साल की हो जाएगी तो वे शादी करेंगे, लेकिन तब भी ये गैर कानूनी है। मामले में 21 वर्षीय युवक ने 18 अगस्त को लुधियाना जिले के खन्ना शहर 2 थाने में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 363 और 366A के तहत दर्ज मामले में अग्रिम जमानत का अनुरोध करते हुए पंजाब सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया, और इस दौरान हाईकोर्ट ने ये बात कही है। दरअसल दोस्तों लड़की 17 साल की और याचिकाकर्ता ने याचिका में दलील दी कि दोनों ऑलरेडी लिव इन रिश्ते में। लड़की ने अपने माता पिता द्वारा दोनों को परेशान किए जाने की आशंका भी जताई थी, और ऐसे में राज्य को निर्देश दिया कि यदि युवक और लड़की को किसी तरह के खतरे की आशंका तो सुरक्षा प्रदान की जाए। हालांकि न्यायाधीश ने स्पष्ट कर दिया कि ये रिश्ते में शादी करना गैर कानूनी भी है। देखते हैं हाईकोर्ट की तरफ से अब इस मामले पर और क्या फैसला आता है, आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल एक खबर देखिए। लक्ष्मी विलास बैंक के शेयर धड़ाम से गिर गए। 3 दिनों में बैंक के स्टॉक्स में 50% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। हाल ही में आपको बताऊंगा एलवीबी बैंक के ऊपर कुछ लिमिटेशन भी लगा दी गई है, रोक लगा दी है ग्राहकों के महीने में 25,000 से ज्यादा नहीं निकालने पर। तो लक्ष्मी विलास बैंक जो दोस्तों हालांकि डूबने के कगार पर तो नहीं है, एलवीबी का कहना है कि उनके पास पर्याप्त पैसा है, लेकिन फिर भी इस मामले के बाद शेयरों में धड़ाक से गिरावट देखी गई शेयर बाजार में। चलिए अगली खबर देखिए। रिलायंस जियो ने झटका दिया दोस्तों। जियो फोन को 300 रुपए महंगा करने जा रही है जियो कंपनी। अब इसकी प्राइस कितनी होगी, तो अभी दोस्तों जियो फोन की कीमत 699 रुपए है, लेकिन कंपनी जल्द ही 300 रुपए इस पर बढ़ाने जा रही है और फिर इसकी कीमत 999 रुपए यानी कि ऑलमोस्ट 1000 रुपए हो सकती है। चलिए अगला अपडेट देखिए। अच्छी खबर है, बिल्कुल फ्री में आपको नेटफ्लिक्स देखने का मौका मिल रहा है। जी हाँ, आखिर कब और कैसे कहां आप नेटफ्लिक्स को बिल्कुल फ्री में देख पाओगे। दरअसल ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है ना दोस्तों, जैसे कि यूट्यूब हो गया, एमएक्स प्लेयर, नेटफ्लिक्स वगैरह, इन सभी कंपनियों के बीच काफी कंपटीशन है, राइट। और ऐसे में नेटफ्लिक्स कंपनी जो है ना ग्राहकों को अपने प्लेटफॉर्म का आदी बनाने के लिए एक ऑफर निकाले। इसके तहत दोस्तों आप नेटफ्लिक्स को फ्री में देख सकते हैं। वैसे तो आपको पता होगा कि इनका सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पड़ता है, चाहे 1 महीने का लो 1 साल का लो, तब आप इनके कंटेंट को देख पाते हो, राइट। लेकिन 5 और 6 दिसंबर जो आ रही है ना ये तारीख, इन तारीखों पर नेटफ्लिक्स आपको सभी कंटेंट बिल्कुल फ्री में देखने का मौका दे रही है। भारत में ये ऑफर निकाला नेटफ्लिक्स ने, यानी कि सभी भारतीयों के लिए ये बिल्कुल फ्री में मौका होगा। जब आप 5
5 और 6 दिसंबर को डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, ZEE5, MX प्लेयर जैसे OTT प्लेटफॉर्म की तरह नेटफ्लिक्स को बिल्कुल फ्री में यूज कर पाओगे। हालांकि इनमें से भी कई सारे प्लेटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ता है, लेकिन ये कई कंटेंट फ्री में भी देते हैं, तो नेटफ्लिक्स पर भी आप बिल्कुल 5 और 6 दिसंबर फ्री में देख पाओगे, ठीक है ना। अगला अपडेट देखिए, कहीं आपने भी तो ऐसे पासवर्ड नहीं रखे जो कि यूज करते आपका अकाउंट हैक हो सकता है। दरअसल इस साल 2020 के 20 सबसे कमजोर पासवर्ड की एक लिस्ट जारी की गई है। पासवर्ड मैनेजर सॉल्यूशंस देने वाली फर्म नोड प्रेस ने 2020 के सबसे खराब पासवर्ड की एक लिस्ट जारी की है। अगर आप भी ऐसा पासवर्ड कहीं आपके सोशल मीडिया अकाउंट का, ईमेल वगैरह का यूज करते हो तो आपका अकाउंट हैक हो सकता है, ठीक है ना। कौन से पासवर्ड आपको बिल्कुल नहीं रखने हैं? एक तो जनरली कॉमन यूज किया जाने वाला पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6, कई लोग यूज करते हैं 0 1 2 3 4, और भी यहाँ पर लिस्ट देख सकते हो आप। पिक्चर 1 पासवर्ड 111 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5, स्नेहा, क्वेटी, ABC 1 2 3 मिलियन 2 0 0 0 0 1 2 3, आई लव यू, पासवर्ड 1, इस तरह के जो पासवर्ड हैं ये आप कतई ना रखें, क्योंकि ये कॉमन पासवर्ड है, इनसे आपका अकाउंट हैक होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है ना। सो प्लीज बी केयरफुल और आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखें। कुछ लेटर्स कैपिटल में, कुछ स्मॉल में, डिजिट भी आ जाए उसमें, और कुछ सिंबल्स भी आ जाए जैसा कि स्टार्ट है वगैरह, ये वगैरह वगैरह ना। चलिए फिलहाल अपन बात करें अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए 2021 में ओला का भारत के लिए एक बड़ा प्लान है। अब इस सेक्टर में गाड़ेगी झंडे। जी हाँ, ओला कंपनी जो है ना, मोबाइल पर टैक्सी बुकिंग की सुविधा देने वाली कंपनी, वो 2021 में अपना ई स्कूटर लॉन्च कर सकती है। इस तरह की प्लानिंग चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर है ना। देखते हैं, पहले कंपनी की प्लानिंग है कि इसको भारत और यूरोप के बाजार में बेचा जाएगा, और फिर देखते हैं आखिर कब तक ये लॉन्च करती हैं। फिलहाल आप देखिए एक अगली खबर कि देश में नए प्राइवेट बैंक खुलने का रास्ता साफ हो चुका है। RBI वर्किंग ग्रुप ने ये सिफारिश की है। जी हाँ, प्राइवेट क्षेत्र के बैंकों में मालिकाना हक संबंधित गाइडलाइंस और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के इंटरनल वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट को RBI ने जारी किया है। इससे देश में नए प्राइवेट बैंक खुलने का रास्ता साफ होता जा रहा है। आपको बता दूं 12 जून 2020 को RBI ने इंटरनल वर्किंग ग्रुप का गठन किया था। तो ये कुछ RBI को लेकर अपडेट जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, करोड़ों किसानों की चमकेगी तकदीर। इस खेती में हाथ आजमाने पर आपको 10 लाख रुपए भी मिलेंगे। जी हाँ, दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार की एक नई स्कीम है, पता है क्या? देखिए जरा, दरअसल उत्तर प्रदेश के करोड़ों किसानों की किस्मत अब चमकने वाली है। यूपी सरकार जो है ना, वो जैविक खेती के जरिए किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा प्रदेश को जैविक खेती का हब बनाने की है, और इसके लिए क्या किया जा रहा है कि पहले चरण में प्रदेश के 63 जिलों के 68,000 हेक्टेयर रकबे में जैविक फसलें उगाने की प्लानिंग है। गंगा नदी के किनारे आने वाले सभी जिलों को इसमें शामिल किया गया है। कुल मिलाकर के जैविक खेती इन यूपी को बढ़ावा देने के लिए ये गवर्नमेंट की एक नई प्लानिंग है। अब क्या है कि जिन जिन जिलों को जैविक खेती के लिए चुना गया ना, उनमें 36 जिले पारंपरिक खेती के जिले और 27 जिले नमामि गंगे परियोजना में शामिल है। खेती की बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग हो सके, इसके लिए सरकार की अप्रोच क्लस्टर खेती की प्लानिंग है, और हर क्लस्टर 50 एकड़ का होगा। खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार 3 साल में प्रति क्लस्टर यानी कि 50 एकड़ पर 10 लाख रुपए का ग्रांट भी देगी, जिसमें 3,30,000 पहले साल और फिर तीसरे साल भी 3,30,000 दिए जाएंगे, और बीच वाला जो साल होगा उसमें 3,40,000 रुपए की मदद सरकार देगी। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए जो स्कीम निकाली गई है, अब इसकी और भी ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वाकई में यूपी गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी प्लानिंग है। चलिए फिलहाल अपन बात करें अगली खबर में दोस्तों, आज के कुछ मौसम समाचार वगैरह को लेकर क्या अपडेट चल रहे हैं। तो एक तो खबर देखिए, आज का मौसम कहता है दोस्तों उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश हो सकती है, राजस्थान में भी तापमान गिर सकता है, यानी कि ठंड बढ़ सकती है, ठीक है ना। और एक अपडेट देखिए दोस्तों, बढ़ते प्रदूषण के कारण डॉक्टरों ने सोनिया गांधी को दी दिल्ली से बाहर शिफ्ट होने की सलाह। राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, और इसी वजह से डॉक्टर्स भी क्या बोल रहे हैं आपको पता होगा, समझ गए होंगे आप। वहीं दोस्तों कोरोना के बाद दिल्ली में ठंड का कहर भी जारी है, और सीजन का सबसे कम तापमान भी दर्ज किया गया। यहाँ पर 7.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दिल्ली में दर्ज किया गया। वाकई में बहुत ज्यादा ठंड का प्रकोप अब राजधानी दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। संपूर्ण भारत के आज 21 नवंबर 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी मानसून अगले 2-3 दिनों तक दक्षिणी प्रायद्वीप भारत पर कमजोर बना रह गया, और दोस्तों दक्षिणी तमिलनाडु, केरल, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं बिहार, गंगे, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है, और बाकी उत्तर भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। यह रहा आज का वेदर न्यूज अपडेट, मौसम समाचार। वहीं बात करें दोस्तों पेट्रोल डीजल के रेट्स को लेकर क्या अपडेट चल रहा, तो 50 दिन के बाद फिर से पेट्रोल के दाम बढ़ना शुरू हो चुके हैं। आखिर इतने दिनों तक क्यों नहीं बढ़ रहे थे, क्यों शांति थी? आखिरी बार दोस्तों सितंबर के महीने में पेट्रोल डीजल के दामों में बदलाव हुआ था, बढ़े थे, और क्योंकि बीते 50 दिनों के दौरान कच्चे तेल की कीमतें $2 से $3 तक कमजोर हुई हैं, और इसका मतलब यह कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी कम होनी चाहिए थी। इसके बाद से दोस्तों क्रूड ऑयल के दाम $4 तक बढ़े, तो बढ़ने चाहिए थे, लेकिन प्राइस में जो ये बदलाव नहीं देखा गया, यही वजह है क्रूड ऑयल ही। और अभी वैसे आज पेट्रोल डीजल के रेटों में क्या बदलाव हुआ, तो पेट्रोल की कीमत में 17
पैसे की बढ़ोतरी हुई और डीजल की कीमतों में 22 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। उसके बाद अभी राजधानी दिल्ली वगैरह में बड़े महानगरों में पेट्रोल का रेट जो चल रहा है वो 81 रुपए कुछ पैसे चल रहा है, जो कि पहले 81 रुपए 6 पैसे था, वो अब 81-23 पैसे हो चुका। डीजल की कीमतें 70 रुपए 68 पैसे हो चुकी हैं, जो पहले 70.46 थी, है ना। चलिए अगली खबर में बात करें आज के सराफा बाजार में क्या अपडेट चला सोना चांदी के भाव को लेकर। तो 4 दिन तक सस्ता होने के बाद आज फिर से बढ़ गया गोल्ड का भाव। नए रेट क्या चल रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, 65 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने के रेट में बढ़ोतरी हुई है, जबकि चांदी में 298 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद अभी सोने का रेट जो चल रहा है वो है 49,486 रुपए प्रति 10 ग्राम, ठीक है ना। वहीं चांदी का रेट जो चल रहा है वो है 60,934 रुपए पहले था, वो अब हो चुका 61,232 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों आज के कोविड-19 को लेकर, कोरोना पर क्या खबरें चल रही है। पहली खबर देखिए, कोरोना जांच को लेकर दिल्ली में आज से शुरू हो रहा है सबसे बड़ा सर्वे, घर घर जाएंगी टीमें। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार से कोरोना को लेकर घर घर सर्वे शुरू हो रहा है। कोरोना को लेकर होने वाला यह अब तक का सबसे बड़ा सर्वे भी होगा। गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच और एक बैठक हुई और उसमें इस सर्वे पर सहमति बनी। सर्वे के दौरान 9,500 टीमें 13-14 लाख घरों में जाएंगी। हर टीम में 2 से 5 लोग होंगे और ये दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ही टीमें होंगी। दिल्ली के करीब 11 जिलों में 57 लाख से भी ज्यादा लोग सर्वे के दौरान जांच में आएंगे, यानी कि ये दिल्ली की चौथाई आबादी पर सर्वे होगा। और देखते हैं कि सर्वे का नतीजा रिपोर्ट क्या देखने को मिलती है हमें। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा जरूर। फिलहाल कोरोना पर अगली खबर देखिए दोस्तों, बंद होने वाले हैं दिल्ली के सभी मार्केट। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला लिया। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में बढ़ते कोरोना को नियंत्रित करने को लेकर दिल्ली मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और इस दौरान संक्रमण को पूरी तरह से रोकने के लिए मार्केट को भी कुछ तरह से बंद करने की अपील की है। बिना मास्क के कोई भी मार्केट में ना जाए और अगर कोई मिलता है पाया जाता है बिना मास्क के तो फिर उसको बिल्कुल फ्री में मास्क भी उपलब्ध कराएं। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ आम आदमी पार्टी के सांसद, विधायक, पार्षद और स्वयं सेवकों को भी बिना मास्क के बाहर नहीं जाने की अपील की है। साथ ही और एक अपडेट देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या फिर से लॉकडाउन होगा या नहीं, मुख्यमंत्री लेंगे फैसला। इसको लेकर नई गाइडलाइन भी जारी होगी। दरअसल पूरे देश की तरह मध्य प्रदेश भी कोरोना की रफ्तार में फिर से बढ़ता जा रहा। राजधानी भोपाल और इंदौर में कोरोना के मामले फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में दोस्तों देखते हैं आखिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या वाकई में फिर से लॉकडाउन लागू करते हैं या नहीं। क्या अपडेट आता है मैं आपको बताऊंगा। कोरोना को लेकर और एक खबर देख पा रहे मध्य प्रदेश में दूसरी लहर का भी खतरा बना हुआ है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में कल से रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का नाइट कर्फ्यू तो यहाँ पर भी लागू हो चुका। आपको बताओगा कल ही गुजरात, अहमदाबाद में भी नाइट कर्फ्यू लगा था और उसके बाद अब मध्य प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू लग चुका। रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। कोविड-19 पर मध्य प्रदेश सरकार का ये एक बड़ा फैसला है। वहीं दोस्तों भारत में आज के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें ना तो भारत में 90,30,000 के लगभग नए मामले बढ़ने के बाद कुल संक्रमित केस की संख्या पहुंच चुकी है, जिनमें से 4,42,000 के लगभग एक्टिव केस हैं, सक्रिय हैं, जबकि 84,52,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं इस वायरस के कारण। वहीं 1,32,000 से भी ज्यादा लोग इस वायरस के चलते भारत में मर चुके हैं, मौत हो चुकी है। तो ये तो रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए अब नजर डालते दोस्तों देश में आज की खबरों पर कुछ और अपडेट और समाचार में। जहां अपडेट देखिए, भारत ने चीन के साथ मिलकर एक नया बैंक बनाया है और अब दिल्ली में करेगा यह बड़ा निवेश। दरअसल भारत सरकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड और न्यू डेवलपमेंट बैंक ने आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तेज, विश्वसनीय, सुरक्षित और आरामदायक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली प्रदान करने के लिए दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली परियोजना को $500 मिलियन का ऋण देने पर समझौते पर जो हस्ताक्षर कर दिए हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स बैंक के औपचारिक नाम से भी जाना जाता था, ये ब्रिक्स समूह के देशों द्वारा स्थापित किया गया एक नया विकास का बैंक जिसका आधिकारिक नाम है ये। तो भारत भी इसमें शामिल हुआ, अच्छी बात है। अगली खबर देखिए, महाराष्ट्र सरकार की एडवाइजरी है, मुंबई दिल्ली के बीच फ्लाइट सेवा को बंद कर दिया और ट्रेनों को रद्द करने पर भी फैसला आने की संभावना है। दरअसल कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया कि महाराष्ट्र से दिल्ली और मुंबई के बीच कोई भी फ्लाइटें नहीं चलेगी, क्योंकि कोरोना बढ़ने की संभावना रहती है और इसलिए फैसला लिया गया है। चलिए साथ ही खबर देखिए, कृषि कानूनों पर पंजाब में आंदोलन अभी भी जारी है। इसके चलते रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान तो हो ही चुका। दोस्तों कुल मिलाकर के कुछ कृषि कानून ऐसे हैं जिन पर किसान भाई लोग जो है ना वो सरकार से सहमत नहीं है और इसलिए वो क्या कर रहे हैं, फिर किसान भाई लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन से न सिर्फ रेलवे का परिचालन पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ बल्कि आवश्यक सामानों और आम जनता की आवाजाही पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। आंदोलन की वजह से भारतीय रेलवे को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। पिछले 55 दिनों में भारतीय रेलवे को 2220 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है इस आंदोलन के चलते, जरा सोचिए। और उसके बाद दोस्तों केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार से एक अपील भी की है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए भारतीय रेलवे ने पंजाब सरकार से कई अपील की है। जब तक रेलवे ट्रैकों,
स्टेशनों और स्टेशन परिसरों के बाहर सुरक्षा और संरक्षा का पूरा आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक ट्रेनों का परिचालन संभव नहीं है। तो ये कुछ मसला चला। और इसके अलावा किसान आंदोलन को लेकर और एक खबर ये भी है कि कृषि कानूनों के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे हैं ना किसान, वो 26 नवंबर को राजधानी दिल्ली भी पहुंचेंगे। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान दिल्ली चलो मार्च के तहत राष्ट्रीय राजधानी को जोड़ने वाले 5 राजमार्गों से होते हुए 26 नवंबर को दिल्ली पहुंचेंगे। और देखते हैं दोस्तों कि आखिर सरकार अब इन किसानों के लिए क्या नया बदलाव करती है, नियमों में क्या चेंजेस करती हैं। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा, खबर जरूर DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल दोस्तों देखिए आप एक अगली खबर। तो भारतीय स्टेट बैंक SBI ने चेतावनी दी है कि बिना परमिशन अगर आप ये काम करते हो तो आप पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। दरअसल SBI ने ट्वीट करके कहा दोस्तों कि किसी भी तरीके का रजिस्टर्ड ब्रांड है ना, तो उसका नाम या उसको लोगो को बिना परमिशन के इस्तेमाल करना दंडनीय अपराध है। ये SBI ने इसलिए कहा क्योंकि SBI का जो लोगो है और उसका नाम है, उसको कई लोग जो क्या होते हैं, कई सारी फाइनेंशियल कंपनियां होती हैं, वो अपने प्रमोशन के लिए फ्री में इस्तेमाल कर लेती हैं एज SBI के ब्रांड वैल्यू के मतलब पीछे। तो ये चीज गलत मानी जाएगी। SBI का कहना दोस्तों कि अगर आप बिना परमिशन के नाम और लोगो का इस्तेमाल करते हो तो आप पर कार्रवाई भी हो सकती है, सावधान रहें जरा। चलिए अगली खबर देखिए। अगले 3 साल में लगेंगे 1000 LNG स्टेशन, आपको भी लाखों कमाने का मौका मिलेगा। दरअसल दोस्तों सरकार अगले 3 साल में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करके देश भर में 1000 LNG स्टेशन लगाने जा रही है। इन स्टेशनों को कोई भी व्यक्ति या कंपनी किसी भी जगह पर शुरू कर सकता है। आखिर ये क्या है स्टेशन और इनका फायदा क्या होगा? तो दोस्तों आपको बता दूं, पहले 1 साल में 50 LNG स्टेशन गोल्ड कार्डिलेटरल राजमार्गों पर लगाए जाने की प्लानिंग है सरकार की। कुल मिलाकर के सरकार जो है ना दोस्तों चाहते हैं कि ये बड़े जो व्हीकल है ना वाहन, ये क्या कि पेट्रोल डीजल वगैरह से ना चलें, इससे प्रदूषण भी कम होगा। और जिस तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही सरकार, उसी के जैसे एक नई प्लानिंग है, अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा क्रिकेट में एक नियम बदल चुका। खबर देखिए जरा आप। इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने की उम्र कितनी होनी चाहिए? ICC ने एक नया नियम बना दिया। ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्रिकेट की बेहतरी के लिए हमेशा काम करती है और अक्सर क्रिकेट के खेल को और भी ज्यादा रोमांचक बनाने के साथ ही खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी तमाम तरह के नए नियम बनाए जाते हैं। और अब एक बार फिर से ICC ने एक ऐसा ही नया नियम जिसे आप कह सकते हो वो बनाया। और इसके तहत दोस्तों इंटरनेशनल स्तर पर किसी भी खिलाड़ी की डेब्यू करने की जो न्यूनतम उम्र है ना, वो कम से कम 15 साल कर देंगे। 15 साल जरूर होनी ही चाहिए, तभी वो खिलाड़ी ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कर सकता है। और साथ ही अगला अपडेट देखिए। इन सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। सरकार ने सैलरी बढ़ाने पर जून 2021 तक रोक लगा दी है। दरअसल लोक उपक्रम विभाग ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कुछ वेतनमानों के तहत वेतन उठा रहे एग्जीक्यूटिव और असंगठित सुपरवाइजर के अतिरिक्त महंगाई भत्ते को 30 जून 2021 तक रोक दिया। तो ये कुछ ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए साथ ही खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान में लॉन्च किया रुपे कार्ड का दूसरा चरण। आखिर इस दौरान पीएम ने क्या कहा? जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री ने मिलकर रुपे कार्ड के सेकेंड फेज का उद्घाटन तो कर दिया। और इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले दोस्तों कि जमीन से अंतरिक्ष तक भूटान के साथ है भारत अपने परम मित्र भूटान का अब जमीन के साथ साथ अंतरिक्ष में भी साथ निभाएगा। वह इसके लिए अगले साल एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा और इसके लिए इसरो की टीम भूटान के 4 वैज्ञानिकों को इसके लिए ट्रेनिंग भी देगी। ये घोषणा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। भूटान के लिए मेरे मन में विशेष प्यार है, ये भी कहा पीएम मोदी ने। तो ये वाकई में अच्छी बात है दोस्तों। साथ ही खबर देखिए। अयोध्या में आज से बाहरी लोगों की एंट्री बंद हो चुकी है। पुलिस ने इसलिए बड़ा कदम उठाया। दरअसल अयोध्या में आज से बाहरी लोगों की एंट्री को बंद कर दिया। पुलिस और प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। रूट को डाइवर्ट कर दिया। परिक्रमा और कार्तिक पूर्णिमा मेले को लेकर यह कदम उठाया गया है। आसपास के जिलों में भी अलर्ट कर दिया। जरूरत के हिसाब से दूसरे जिलों में भी ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा और अगले कुछ दिन तक यही व्यवस्थाएं लागू रहेगी। चलिए साथ ही खबर है, रियलमी कंपनी ने अपना नया स्मार्टफोन रियलमी 7 5G फीचर के साथ लॉन्च कर दिया है। हाल ही में आपको पता होगा रियलमी ने रियलमी 7, 7 Pro और 7i के अपग्रेड वर्जन के रूप में उतारा था। और अब कंपनी का दावा दोस्तों की रियलमी 7 5G है वो यूरोप में सबसे सस्ते 5G स्मार्टफोन्स में से एक है। तो ये वगैरह वगैरह। और खबर देखिए, अगर मालदीव में मनाया हनीमून तो फिर हो सकता है तलाक। एक स्टडी ऐसा कहती है। जी हाँ, मालदीव में हनीमून मनाने वाले जोड़ों के बीच तलाक के ज्यादा मामले सामने आए हैं। ये स्टडी उन 3100 लोगों पर की गई है जो कि हनीमून के बाद जीवन साथी से अलग रह रहे हैं, जिन्होंने तलाक भी दे दिया और वे मालदीव गए थे अपना हनीमून मनाने के लिए। जरा देखिए दोस्तों, शादी को माना जाता है 7 जन्मों का अटूट संबंध, लेकिन तलाक इस बंधन के बीच एक बड़ी बात है। दरअसल कंपेयर बेच द्वारा की गई एक स्टडी में यह बात सामने आई कि मालदीव में हनीमून मनाने वाले जोड़ों के बीच तलाक के ज्यादा मामले सामने आए हैं। ये स्टडी उन 3000 से भी ज्यादा लोगों पर की गई है जो हनीमून के बाद जीवन साथी से अलग रह रहे हैं, जिन्होंने तलाक ले लिया। सन यूके के छपी स्टडी के मुताबिक दोस्तों थाईलैंड, केनकम, बैंकॉक को सुरक्षित हनीमून डेस्टिनेशन माना गया। यानी कि कुल मिलाकर के दोस्तों, अगर आप हनीमून मनाने जाते हो, दूर जाने की प्लानिंग है तो थाईलैंड जाइए।
चाहिए, आपका इनकम चाहिए, बैंकॉक चाहिए, लेकिन मालदीव मत जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि जहाँ जाने वाले लोगों का ब्रेकअप ज्यादा होता है। चलिए साथ ही अगली खबर है, शनिवार को यानी आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर की पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को भी संबोधित करेंगे। गांधीनगर के दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह को आज पीएम नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे संबोधित करेंगे, जहां विश्वविद्यालय में अनुसंधान, इनोवेशन और सीखने को बढ़ावा देने वाले विभिन्न केंद्रों का उद्घाटन किया जाएगा। अच्छी बात है। चलिए अगला अपडेट देखिए, मिर्जापुर और सोनभद्र को मिलेगी सौगात, 22 नवंबर को हर घर नल योजना का भी शुभारंभ किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र में हर घर हर नल पाइप पेयजल योजना के अंतर्गत हर घर हर नल योजना के तहत 5,555 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास आज नहीं बल्कि कल, नहीं बल्कि परसों, नहीं यार कल ही ना, 22 तो कल ही होगी, तो कल ही पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना का शुभारंभ जो यूपी के इन जगहों पर किया जाएगा। अच्छी बात है। और साथ ही दोस्तों अपडेट देखिए, एजुकेशन न्यूज को लेकर अपडेट है। केनरा बैंक में 220 SO यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की भर्ती निकली है, विज्ञापन भी जारी हो चुका है। आप केनरा की ऑफिशियल वेबसाइट canarabank.com पर जाकर के 25 नवंबर से अप्लाई कर सकते हैं। 15 दिसंबर 2020 इसकी लास्ट डेट रहेगी, उससे पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा अगर आप भी एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हो तो। ओके। और बाकी दोस्तों पबजी गेम को लेकर अपडेट है, अच्छी खबर है, इस दिन पबजी की लॉन्चिंग वापस हो सकती है। माना जा रहा दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि नवंबर के महीने में जो है ना पबजी वापस आ सकता है भारत में। वैसे आएगा तो जरूर है ही, क्योंकि पबजी ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया अपने इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह पेज पर। और बाकी देखते हैं आखिर भारत में पबजी वापस कब तक आता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताओ दोस्तों कि आपका सबसे फेवरेट यानी पसंदीदा गेम कौन सा है, आप कौन सा गेम खेलना पसंद करते हैं, कमेंट करके बताइए अभी का भी। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और हाँ, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।